हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार मीणा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए अध्याय के साथ, एक नई किताब के साथ और एक नए उमंग के साथ। आज हम काफ़ी लंबे समय के बाद में आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में हमने कुछ गैप दे दिया था और कुछ बच्चे इसके लिए असुविधाएं भी हुई थी उन्हें। उसके लिए सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों से माफ़ी मांगता हूँ और नए सिरे से हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि नज़दीक एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम के हिसाब से हम तैयारी भी करेंगे और पूरे पाठ का ध्यानपूर्वक और बड़े सरल तरीके से हम उसका अध्ययन भी करेंगे। आज हमारा पहला पाठ है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में कौन कौन सी समस्याएं थी, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था और किन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था, ये सारी चीज़ें इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पाठ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि हम पढ़ेंगे क्या क्या इस चैप्टर में। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान को आज़ादी कैसे मिली और आज़ादी के बाद भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। अगली चीज हम देखेंगे इसमें पाकिस्तान के बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में और पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में, उनके बीच में क्या क्या समस्याएं थी, उनका समाधान हम देखेंगे। और उसके बाद में देखेंगे भारत की जो टोटल रियासतें थी, उन रियासतों में मतलब क्या क्या समस्याएं थी और उन समस्याओं का समाधान हमने या हमारे देश ने कैसे किया था। इन सब चीजों की डिटेल्स हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम अध्ययन करेंगे कुछ रियासतों के बारे में। एक रियासत पढ़ेंगे हम हैदराबाद रियासत, दूसरी हम पढ़ेंगे मणिपुर रियासत, और कुछ रियासतें ऐसी है जिनको हम लास्ट जो अध्याय होगा हमारे इसी पॉलिटिकल साइंस का, उसके लास्ट में पढ़ेंगे हम जम्मू कश्मीर के बारे में और इसके अलावा पंजाब की समस्याओं के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पाठ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में क्या क्या समस्याएं थी, हमें हमारे सामने कौन कौन से चैलेंज थे, उन सबको देखेंगे। सबसे पहली बात है कि हमारे देश को आजादी कब मिली और पाकिस्तान को आजादी कब मिली। जाहिर सी बात है, सभी विद्यार्थियों को याद भी होगा कि हमारा देश था वो 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था, जबकि मध्य रात्रि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी मिली थी। आजादी के बाद में भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उससे संबंधित एक नारा दिया था, एक लोकप्रिय नारा दिया था, और उन्होंने कहा था चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, और उसे ही इंग्लिश में नाम दिया गया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अर्थात ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कि चिर प्रतीक्षित भाग्यवधु से भेंट, ये शब्द किसने कहे थे। तो ये सब जाहिर सी बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किए गए थे, और इसी को लेकर इंग्लिश में भी यही कहा गया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो मैं वापस से आपको बता रहा हूं कि भारत को और पाकिस्तान को जो आजादी मिली थी वो मध्य रात्रि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा जो देश है वो आजाद हुआ था। आजादी के बाद में हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी और उन समस्याओं का समाधान हमने कैसे किया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा पाठ है, इस पाठ में मिस्टर नेहरू के द्वारा और उसके बाद में किन किन चीजों के बारे में संबोधित किया गया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित, चिर प्रतीक्षित भेंट, और इसी हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, डेस्टिनी। ये शब्द
किसने कहे? भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, अर्थात एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। और ये दोनों ही जो डेफिनेशन दी थी या इसके बारे में कहा था वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये शब्द इन्होंने कहा था। और इसके साथ साथ में उन्होंने ये शब्द क्यों कहे? क्योंकि जो आजादी हमें मिली थी उस आजादी के साथ साथ हमने हमारे देश का विभाजन भी देखा था। एक पाकिस्तान बना था और दूसरा भारत बना था। तो हमारे इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही चीजें, हम शॉर्ट तरीके से भी चलेंगे और आसान भाषा में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो शब्द थे वो किसने कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इसके साथ साथ में भारत को आजादी कब मिली थी, पाकिस्तान को आजादी कब मिली थी, ये सारी चीजें हम इस इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पेज में हमने देख लिया। उसके बाद में आती है हमारे सामने 3 चुनौतियां, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए 3 चुनौतियां, प्रमुख चुनौतियां। भारत के जब लोकतंत्र स्थापित किया गया था या भारत का निर्माण किया जा रहा था तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी और उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख चुनौतियां। जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद में हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं थी और उन समस्याओं का समाधान हमने कैसे किया था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बनता है कि राष्ट्र निर्माण के समक्ष भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। तो देखिए, पहली चुनौती थी हमारे सामने लोकतंत्र स्थापित करने की, लोक स्थापित करने की चुनौती। पहली जो चुनौती थी हमारे सामने वो थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। सेकंड थी हमारे सामने चुनौती वो थी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। दूसरी चुनौती थी हमारे सामने वो थी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। और तीसरी जो चुनौती थी हमारे सामने वो थी विकास की, देश का विकास करना। तो हम लिखेंगे यहां पे विकास की। ये 3 प्रमुख चुनौतियां थी हमारे देश के सामने जो प्रमुख थी। तो प्रमुख चुनौतियां, भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी जब देश को आजादी मिली थी? पहली चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, दूसरी थी एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती और तीसरी थी विकास की चुनौती। तो हमारा निबंधात्मक क्वेश्चन भी बनता है और साथ साथ में एक छोटा क्वेश्चन भी बनता है हमारे सामने। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, समझाइए। तो राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां हैं लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, दूसरी है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती और तीसरी है विकास की। अब हम देखते हैं लोकतंत्र स्थापित करने की क्या चुनौती थी हमारे सामने। जाहिर सी बात है कि सन 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके बाद में सन 1929 में लाहौर में जब अधिवेशन हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री
थे जो पहले, उन्होंने उस समय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था कि जब भी हमें आजादी मिलेगी तो हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हम लोकतंत्र का सहारा लेंगे। तो हमारा देश जब आजाद हुआ था तो हमने हमारी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया था। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मतलब है जनता के लिए शासन व्यवस्था होगी, जनता के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, चाहे वो प्रत्येक शासन व्यवस्था हो या अप्रत्येक शासन व्यवस्था। और यही बातें सन 1947 से लेकर वर्तमान भारत की स्थिति को देखें तो हमारे देश में लोकतंत्र की ही शासन व्यवस्था थी और इस शासन व्यवस्था में हमने काफी विकास भी किया था। और ये जो चुनौती थी हमारे देश में, उस चुनौती का सामना करते हुए आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में आता है। सेकंड चुनौती थी हमारे सामने, वो थी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। सीधी सी बात है, देश की एकता और अखंडता को हम कैसे बनाएंगे? तो कहने का मतलब है जिन परिस्थितियों में हमें आजादी मिली थी, जिन परिस्थितियों में हमें आजादी मिली थी उस समय हमारे देश में बहुत सारी जो रजवाड़े थे या रियासतें थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित थी। कहने का मतलब था कि भारतीय जो प्रांत हैं, वर्तमान में जो राज्य हैं, उनकी स्थिति उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित थी और इन सबको एक करने की जो चुनौती थी कि भारत को एकता के सूत्र में भी बांधना है हमें और देश की एकता और अखंडता को भी बनाए रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ हमारा बनता है इसमें, वो क्या बनता है कि जब देश आजाद हुआ था तो देश की आजादी के समय हमारे देश में कुल रियासतें कितनी थी? भाई 565 रियासत थी हमारे सामने। जब हमें आजादी मिली थी तो हमारे देश में कुल छोटी बड़ी जो रियासतें थी उनकी संख्या 565 थी। तो ये क्वेश्चन हमारा बनता है कि देश की आजादी के समय हमारे देश में कुल कितने रियासतें या रजवाड़े थे? तो 565 संख्या है। तो आप आसानी से क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद में देश की एकता अखंडता को बनाए रखने की कैसे चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? तो कहने का मतलब है जब देश आजाद हुआ था और देश की बागडोर हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी तो उस समय हमारे देश के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इन 565 रियासतों को भारत में शामिल करना है और हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है ताकि हमारे देश का विभाजन पाकिस्तान की तरह और नए टुकड़ों में न विभाजित हो। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जितनी भी रियासतें थी उनका एकीकरण किया कि भारत में कुल कितनी रियासतें हैं, उन रियासतों का एकीकरण भारत में कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक सहमति पत्र बनाया था। उन्होंने एक सहमति पत्र बनाया था, उस सहमति पत्र को नाम दिया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसे नाम दिया गया था। और उस सहमति पत्र के द्वारा देश की जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों को धीरे धीरे भारतीय संघ में विलय किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय किसे जाता है? तो देश की जो रियासतें हैं उनका एकीकरण करने का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और उन्हें हम लोहा पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि भारत की जितनी भी रियासतें थी उनका एकीकरण किसने किया था या इसका श्रेय हम किसे दे सकते हैं? तो जाहिर सी बात है सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इसका श्रेय है वो दे सकते हैं। और उन्होंने ये काम करके भी दिखाया और सिद्ध भी किया कि जितनी भी रियासतें थी उन सब का हमने एकीकरण किया और भारतीय संघ में इन्हें शामिल किया गया था। अगली थी उसकी एकता को हम कैसे बना के रखेंगे? भाई भारत की एकता को हम कैसे बना के रख सकते हैं? क्योंकि भारत में बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषाएं अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है। कहने का मतलब है इनको एकता के सूत्र में कैसे बांधे?
तो ये श्रेय भी किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत की जितनी भी रियासतें थी जिनको एकता के सूत्र में बांधा गया था, उनमें सभी रियासतों को इन प्रांतों में गठित किया गया था। प्रांतों का मतलब है कि जितने भी राज्य बनेंगे हमारे देश में, जितने भी प्रांत बनेंगे या राज्य बनेंगे, उनका गठन हम भाषा के आधार पे करेंगे। पहला कौन सा? भाषा के आधार पे। ये शब्द चुना उन्होंने कि जितनी भी रियासतें हैं उन सभी रियासतों में जिस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या जितनी ज्यादा अधिक होगी, उसी आधार पर हम इन रियासतों का या इन प्रांतों का गठन करेंगे। तो भारत में आज वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, है ना, उन सब राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पे किया गया, संस्कृति के आधार पे किया गया, उनके रीति रिवाजों के आधार पे किया गया। और साथ साथ हमने वो सारी चीजें देखी थी कि एक राष्ट्र बनने में या एक प्रांत बनने में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है या किन किन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगली है विकास की। भाई जाहिर सी बात है, जिन परिस्थितियों में हमें आजादी मिली थी वो परिस्थितियां हमारे देश के अनुकूल नहीं थी। क्यों नहीं थी अनुकूल? क्योंकि अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत को लूटा था। जो एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, उस पूरे के पूरे भारत को अंग्रेजों ने खूब लूटा भी है। इसके अलावा दूसरी विदेशी शक्तियों ने भी भारत का खूब शोषण किया। तो जैसी परिस्थितियों में हमें आजादी मिली थी, उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था एकदम से 0.0% थी। कहने का मतलब था कि भारत में साक्षरता प्रतिशत कम थी, रोजगार भारतीय लोगों के पास में कम था, या शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी हमारे देश में वो भी कम थी, या फिर कहें उद्योग धंधों की, तो वो उद्योग धंधे भी हमारे देश में बहुत निम्न थे। तो इन सब का विकास हम कैसे करें? तो हमने इसके लिए शुरुआत की थी सबसे पहले कृषि को लेकर, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। और इस टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं, भारत की कृषि व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार। तो कहने का मतलब है हमने कृषि की व्यवस्था को अपनाया, हमने पंचवर्षीय योजना भी अपनाई, हमने उद्योग धंधे भी स्थापित किए, लोगों को साक्षर भी किया, शिक्षा व्यवस्था की भी व्यवस्था की, और धीरे धीरे भारत का विकास हमने किया। और साथ साथ में हमने ये भी ध्यान रखा कि सभी वर्गों को, लोगों को हम साथ लेकर चलेंगे ताकि भारत का उज्जवल भविष्य आगे देख सके इन चीजों को। तो जाहिर सी बात है आज हमारे सामने है, अगर हम हर चीज में चर्चा करें भारत की, तो भारत आज 1 नंबर से लेकर या 5वें नंबर तक हर चीज में भारत की पोजीशन हमें मिलती है। चाहे कृषि को लेकर हो सकती है, उद्योग धंधों को लेकर हो सकती है, या कहें भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, हर चीज में भारत की स्थिति आज मजबूत है। या फिर कहें भारत आज वर्तमान में एक विकसित देशों की या विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। तो सेकंड जो पॉइंट है, मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूं कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। पहली चुनौती है लोकतंत्र स्थापित करने की, दूसरी है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की, तीसरी है विकास की। ये 3 प्रमुख चुनौतियां हैं हमारे सामने। और उसके बाद में हम देखेंगे अगली चीज वो क्या होगी, देश का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, और पुनर्वास, यानी कि विभाजन भी हमने देखा, विस्थापन भी हम देखेंगे, और उन लोगों का पुनर्वास भी हम देखेंगे। तो आप लोगों को उन चीजों से भी अवगत करवाएंगे जो चीजें आगे आने वाली हैं। तो आगे हम चलते हैं, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, और उसके बाद में भारत का जो विभाजन हुआ था, विभाजन किन किन के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। उस विभाजन के साथ साथ हम उनका पुनर्वास भी देखेंगे, और साथ भी उन चीजों पर भी डिस्कस करेंगे। लोगों को विस्थापित किया गया था, विस्थापित का मतलब है लोगों को जब बेघर हो गए थे, तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों के सामने कौन कौन सी समस्याएं। तो अगला हमारा टॉपिक है वो है विभाजन, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास।
अगला हमारा टॉपिक है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन का मतलब है 14 अगस्त 15 अगस्त सन 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन, उसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है जो लोग बेघर हुए थे। बेघर का मतलब है जिनके घर टूट गए थे या फिर वो लोग पाकिस्तान की ओर जा रहे थे या पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे, तो वो लोग बेघर हो गए तो उन्हें विस्थापित भी किया गया और साथ साथ में पुनर्वास, उनके लिए घर बनाए गए या रहने की व्यवस्था उनके साथ में की गई। इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं विभाजन। विभाजन किनका हुआ था? भारत और दूसरा विभाजन पाकिस्तान का। भाई दो का ही विभाजन हुआ था उस समय। तो ये 15 अगस्त को हुआ था आजाद, 15 अगस्त सन 1947 को, ये 14 अगस्त को मध्य रात्रि को। अगर क्वेश्चन आए तो हमें इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। आजादी कब मिली थी? तो आजादी हमें 15 अगस्त को मिली थी, पाकिस्तान को मिली थी 14 अगस्त सन 1947 को। जब भारत के अधीन जो इंग्लैंड या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस समय भारत को कहा जाता था ब्रिटिश भारत, और शेष जो हिस्सा बना था वो पाकिस्तान का बना था। तो इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत का नाम है द्विराष्ट्र का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? द्विराष्ट्र का सिद्धांत। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने दिया था द्विराष्ट्र का सिद्धांत? मोहम्मद अली जिन्ना ने। जब हमें आजादी नहीं मिली थी उससे पहले भारत में मुसलमानों की जो आबादी थी वो उनकी संख्या भी ज्यादा थी। भाई एक पश्चिमी भारत की बात करें तो वहां पर माउंटनों की संख्या या मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा थी, और भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य है उन प्रांतों में भी मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। तो उन लोगों ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की। पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब है हमारे जिस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी वहां से हमारे प्रतिनिधित्व ही व्यक्ति है वो चुनकर आएंगे, और वहीं से हमारे इलेक्शन है वो अलग तरीके से होंगे। वहां की सरकार का संचालन है वो हमारे द्वारा किया जाएगा। तो उस समय उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत को नाम दिया गया था द्विराष्ट्र का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इस सिद्धांत के अनुसार ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, और एक टुकड़ा पश्चिम में था और दूसरा पूर्व में, जिसे हम आज भारत का जो पड़ोसी देश है उसे बोलते हैं बांग्लादेश। वो हिस्सा भी किसका था? पाकिस्तान का, क्योंकि वहां पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा थी और पश्चिमी भाग में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा थी। तो ये दो प्रांत अलग अलग बनाए गए थे और ये दोनों हिस्से किसके हिस्से में आए थे? पाकिस्तान के हिस्से में। और इसीलिए सिद्धांत दिया गया था द्विराष्ट्र का सिद्धांत। तो क्वेश्चन हमारा अगला यहां बनता है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया है? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया है ये। इसके अलावा विभाजन की प्रक्रिया। विभाजन की प्रक्रिया का मतलब होता है विभाजन को किस प्रकार से हम करेंगे, इसको लेकर सबसे पहले कौन सी प्रोसेस अपनाया गया था? प्रक्रिया। अगली जो टॉपिक है हमारी वो है प्रक्रिया, कि विभाजन जब किया गया था देश का तो वो कैसी और किन परिस्थितियों में किया गया था, प्रक्रिया कौन सी हमने अपनाई थी उस समय प्रक्रिया। तो देखते हैं विभाजन में जिस प्रक्रिया का सहारा हमने लिया था वो प्रक्रिया कैसी थी।
पहली थी, जिन भू क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी वो क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में जाएंगे, और जिस भूभाग पर हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा होगी वो क्षेत्र भारत को दिए जाएंगे। पहली प्रक्रिया तो उन्होंने ये अपनाई थी। दूसरी प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी कि पश्चिमी भारत में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी और दूसरी आबादी पूर्वी, जो वर्तमान में बांग्लादेश देश है, वहां पे मुसलमानों की आबादी थी वो ज्यादा थी, कि ये दोनों हिस्से किसके हिस्से में आएंगे, पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे। और कुछ रियासतें भारत की ऐसी थी जिनमें मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा थी। आगे हम पढ़ेंगे हैदराबाद रियासत के बारे में, क्योंकि हैदराबाद जो रियासत थी वो मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा थी और भारत की गिनी चुनी मुस्लिम रियासतों में से एक सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद रियासत। तो हैदराबाद रियासत का भी यही कहना था कि हमें भी पाकिस्तान में शामिल होना। लेकिन समस्याएं क्या थी उस समय, क्योंकि हैदराबाद की जो पोजीशन है हमारे देश में वो मध्य में है, तो कहने का मतलब वहां से हम इस रियासत को विभाजन के तौर पर पाकिस्तान को नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है जो प्रक्रिया हमने अपनाई थी उसमें सबसे पहले यही रखा गया था कि जिन जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा होगी वो सभी क्षेत्र पाकिस्तान को दिए जाएंगे। दूसरी बात थी सीमांकन। प्रक्रिया में हमने इस चीज को भी चुनेंगे, सीमांकन। सीमांकन किनका, जिन जिन रियासतों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी उनका सीमांकन किया जाएगा और वो सभी क्षेत्र पाकिस्तान को दिए जाएंगे। तीसरी जो प्रक्रिया हमने अपनाई थी वो प्रक्रिया थी गैर मुस्लिम आबादी। जहां मुसलमानों की आबादी सबसे कम होगी वो सभी क्षेत्र भारत के हिस्से में आएंगे या स्वतंत्र अस्तित्व वो अपना बना के रख सकेंगे। तो उस समय इस कुछ क्षेत्रों में इस प्रक्रिया में एक और नाम दिया गया था और वो नाम दिया गया था अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिस भूभाग पर जिस जाति या धर्म के लोगों की आबादी सबसे कम होगी उन क्षेत्रों को हम अल्पसंख्यक नाम से जानेंगे। ये प्रक्रिया हमने अपनाई थी। और साथ साथ में हमने चौथी जो प्रक्रिया अपनाई थी कि जो लोग विस्थापित किए गए थे, पुनर्वास किए गए थे, उन लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें शरणार्थियों की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि भारत में उस समय लगभग 30 लाख के लगभग की जो आबादी थी वो पुनर्वास के समय, विस्थापन के समय इस प्रक्रिया में काफी फेरबदल हुआ था और इससे वो लोग काफी प्रभावित भी हुए थे। तो लाखों की संख्या में ऐसे लोग थे, न उनका कोई भारत में ठिकाना था न पाकिस्तान में ठिकाना था। ऐसे लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था अल्पसंख्यक शब्द, और उन लोगों को भी भारत में ही रहने की अनुमति या परमिशन दी गई थी। ये चीजें, ये आ गया विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। दोबारा से मैं आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूं, विभाजन किसका हुआ, भारत और पाकिस्तान का हुआ। विस्थापन का मतलब है उन लोगों को रहने की या ठहरने की जो व्यवस्था की गई थी वो कहाँ की गई थी। उस समय लोगों के सामने उद्घोषणा की गई थी कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं और जो लोग भारत रहना चाहते हैं वो लोग भारत में रह सकते हैं। और उसके बाद में है पुनर्वास, मतलब उन लोगों के लिए अस्थायी घर भी बनाए गए और धीरे धीरे इस प्रक्रिया या इस समस्या का समाधान है वो भारत सरकार ने आसानी से कर लिया। और उसके बाद में लोग विस्थापित भी हुए, पुनर्वास भी उनका स्थापित हुआ था। और इसके बाद में कुछ इक्की दुक्की छोटी मोटी घटनाएं घटित हुई थी, हिंसात्मक रूप से हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई, उन घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, साथ साथ में दोनों जो अलग अलग देश बने थे, वो प्रक्रिया काफी आसान भी थी और काफी कठिन और मुश्किल भरी राह वाली थी। अगला हमारा टॉपिक है विभाजन के परिणाम। विभाजन जब हुआ था तो उसके क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिले, क्या परिणाम हमें देखने को मिले, ये चीज भी अभी हम देखते हैं कि हमारे सामने कौन कौन से परिणाम आए थे। तो अगली चीज है विस्थापन के बाद में परिणाम। भाई परिणाम क्या देखने को मिला था,
पहला परिणाम हमें देखने को मिला था भारत और पाक का विभाजन। पहला कारण तो यही मिला परिणाम, भारत और पाक का विभाजन। दूसरा आया था शरणार्थियों की समस्या, ये परिणाम भी हमारे सामने आया, शरणार्थियों की या अस्थायी लोगों की, अस्थायी लोगों की, अस्थायी लोगों की जो समस्याएं थी वो समस्याएं भी हमारे सामने आई थी। और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी करवाया था। तो अगला परिणाम हमें देखने को मिला था धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, एक ये परिणाम हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ में हमें एक और चीज देखने को मिली थी, वो थी धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। ये कुछ परिणाम थे जो हमें देखने को मिले थे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। पहला परिणाम हमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, अस्थायी लोगों की जो समस्याएं थी उस समस्याओं का समाधान किया हमने। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या दूसरे धर्म से संबंधित हो। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने स्थायी जीवन जीने के लिए या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन भी किया था। और उसके बाद में सबसे जो स्टिक शब्द आता है वो है धर्मनिरपेक्षता। हमारे देश का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हमें देखने को मिला था वो था धर्मनिरपेक्षता। अर्थात आज भी हमारे संविधान में इसकी जो परिभाषा दी जाती है वो काफी असीमित परिभाषा है, क्योंकि भारत का न अपना कोई धर्म होगा, न कोई जाति होगी, न और कुछ होगा। सभी व्यक्तियों को लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। सबके साथ समानता का व्यवहार भारत है वो करेगा। और आज भी यही शासन व्यवस्था हमारे देश में चली आ रही है और शायद आगे भी हमें यही देखने को मिले। ये थी विभाजन के समय, विस्थापन के समय और पुनर्वास के समय। इसके बाद में आता है अगला टॉपिक रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय, रजवाड़ों का मतलब होता है रियासतें, क्योंकि जिन परिस्थितियों में हमें आजादी मिली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उस समय भारत छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो रजवाड़ों का विलय हमने कैसे किया? रजवाड़ों का विलय, पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, देश की आजादी के समय भारत में कुल कितनी रियासतें हैं? ये क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया था, दोबारा से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आजादी के समय भारत में जो देसी रियासतें या रजवाड़े थे उनकी संख्या 565 थी। और 565 जो रजवाड़े थे उनको भारतीय देश में सम्मिलित करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। और उन्होंने इस काम को बड़े आसान तरीके से, बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में उन सभी रियासतों का एकीकरण भारत में किया था। तो अगला हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय है वो किसे जाता है? वो श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की रियासतों का जो एकीकरण किया था वो इन्होंने किया था, और ये काम बड़े खूब अच्छे ढंग से उन्होंने किया था। अगली चीज आती है, इस चीज में देखेंगे रजवाड़ों का विलय करने के लिए
उन्होंने किस प्रकार की नीतियों का सहारा लिया। तो उन्होंने जिस नीति का सहारा लिया था उस नीति को नाम दिया गया था सहमति पत्र। सहमति पत्र, ये नाम दिया गया था उसे, सहमति पत्र, कि इन रियासतों को एक सहमति पत्र के द्वारा या एक एग्रीमेंट के द्वारा भारतीय राज्यों में सम्मिलित किया जाएगा। और जितने भी रियासतें थी उस समय उन सबको हमने भारत में किस प्रकार से भारत में हमने शामिल किया, इन चीजों पर कुछ और चर्चा हम करते हैं। पहली करते हैं कि इन रियासतों का जो एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उन्होंने कौन कौन सी नीतियों का सहारा लिया था। पहली नीति का सहारा लिया था उन्होंने भाषा का, भाषा को प्राथमिकता दी उन्होंने। क्या प्राथमिकता दी कि जिस भूभाग पर जिस भाषा के बोलने वाले लोगों की आबादी ज्यादा होगी उस प्रांत का गठन उसी आधार पे किया जाएगा। तो उस समय एक अधिनियम भी बनाया था भारत सरकार ने और उस अधिनियम को नाम दिया गया था 1953 में एक अधिनियम पास किया गया था और उसे नाम दिया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। संसद में पेश किया गया था और संसद में पेश करने के बाद में इस आयोग ने मंजूरी दी थी सन 1956 में। इस आयोग की मंजूरी दी थी सन 1956 में। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम की स्थापना थी वो कब की गई थी। अधिनियम 1953 में संसद में पेश किया गया था, सन 1956 में इसे लागू किया गया था और उस समय जिन राज्यों का गठन किया गया था लगभग 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश, इनका गठन किया गया था इस आयोग के अनुसार। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, सन 1956 में की गई थी और 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत ने बनाए थे। और भारत का जो पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसका गठन सन 1956 में किया गया था। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब लागू किया गया, सन 1956 में किया गया था। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। और जब ये आयोग अधिनियम पास किया गया था उस समय भारत में 14 नए राज्य भी बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बने थे। उसके बाद में इन रियासतों का एकीकरण हमने भाषा के आधार पर भी किया। उसके बाद में संस्कृति का भी हमने सहारा लिया, उनके रीति रिवाजों का भी हमने सहारा लिया और परंपराओं के साथ साथ में हमने और चीजें भी देखेंगे जिनका सहारा हमने इन रियासतों को एकीकरण करते समय भारत में किया था। अब आती है अगली चीज, इन रजवाड़ों को भारत संघ में मिलाते समय हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आई थी। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे हल्की सी चर्चा करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि समय बीतता जा रहा है और समय के साथ ही हमें चलना है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रजवाड़ों के समय हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आई थी। अगली चीज है समस्याएं। समस्या कौन सी थी, जिन परिस्थितियों में हमें आजादी मिली थी उस समय भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रांतों में या अलग अलग रियासतों में भारत था वो बटा हुआ था। और बटे होने के साथ साथ में हमें इस सब चीजों को एकता के सूत्र में भी पिरोना है। और ये पिरोने का कार्य अभी मैंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। रियासतें कुल कितनी थी, 565 रियासतें थी। ये समस्या हमारे सामने थी और साथ साथ में हम किन चीजों पे भी देखेंगे
कि इन रियासतों का एकीकरण जैसे जैसे भारत में होता गया, वहां लोकतंत्र स्थापित होता गया, और लोकतंत्र स्थापित करने के साथ साथ में उन सभी लोगों को हमें एकता के सूत्र में भी बांधना है, ताकि इस प्रकार की समस्या हमारे सामने न आए। और अगली जो चीज है, सरकार का उस समय नजरिया कैसा था? नजरिया अच्छा था उस समय सरकार का, कि भारत के जितने भी राज्य होंगे उन सब का गठन है वो भाषा के आधार पे होगा, धर्म के आधार पे होगा। आज हम सिर्फ चर्चा यही समाप्त करते हैं, समस्या को भी हम कल पढ़ेंगे कि उस समय देशी रियासतों का एकीकरण भारत में किया गया था, तो उस समय हमारे सामने कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं थी उसका समाधान भी हम देखेंगे। और साथ में दो रियासतें जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण रियासतें थी, उनका विलय भारत में कैसे हुआ। एक रियासत हम पढ़ेंगे हैदराबाद रियासत, दूसरी हम पढ़ेंगे मणिपुर रियासत, और एक जो रियासत बचती है जम्मू एंड कश्मीर, जो वर्तमान भारत की सबसे प्रमुख समस्या है बनी हुई है भारत और पाकिस्तान की, उस समस्या का समाधान भी साथ में हम पढ़ेंगे। धारा 370 कैसे हटाई गई थी, 7वीं लोकसभा में कुल भाजपा ने कुल कितनी सीटें जीती थी, और साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी ने उस समस्याओं का समाधान करने के लिए किन किन रणनीतियों का सहारा लिया था। तो आज यही हम विराम देते हैं, और कल के लिए हम इन्हीं समस्याओं का समाधान फिर से लेकर लौटेंगे, और साथ साथ में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चनों का आंसर भी आपके सामने हाजिर होंगे।